नमस्कार दोस्तों, मैं बलराम सोमनसी क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग मित्रों बायोलॉजी के एपिसोड 8 में मानव शरीर के तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पहला प्रश्न है हमारा, भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया पांच अवस्थाओं से गुजरती है। यानी भोजन के पाचन की जो संपूर्ण क्रिया है कितने अवस्थाओं से गुजरती है? 5 अवस्थाओं से। यानी जो हमारा पाचन होता है वह 5 अवस्थाओं में कंप्लीट होता है। तो वह कौन कौन सी अवस्थाएं हैं, चलिए हम लोग इनको देख लेते हैं। पहली अवस्था है अंतर्ग्रहण, दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, चौथा स्वांगीकरण और पांचवा है मल परित्याग। तो ये 5 अवस्थाएं हैं, इन्हीं से हमारा पूरा पाचन कंप्लीट होता है। तो चलिए अब हम लोग इनके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं। जो अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि लार ग्रंथियों से निकलने वाला एंजाइम टाइलिन भोजन में उपस्थित मंड को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारा यही बन जाता है कि जो लार ग्रंथियाँ हैं वहाँ से जो कौन सा एंजाइम निकलता है, वहाँ से टाइलिन नामक एंजाइम निकलता है। टाइलिन का काम क्या होता है? यह मंड को यानी स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर देता है। फिर माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप इनको अच्छे से समझ लीजिए कि लार ग्रंथि से टाइलिन हार्मोन जो निकलता है, एंजाइम निकलता है, यह मंड को माल्टोज में, फिर जो माल्टेज नामक एंजाइम है यह माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, लाइसोजाइम नामक एंजाइम भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। यानी जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है यह हमारे भोजन में जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलता है। यह हल्के पीले रंग का अम्लीय द्रव होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि पाइलोरिक ग्रंथियाँ कहाँ पर होती हैं? आमाशय में होती हैं। इनसे यहाँ पर जठर रस जो निकलता है कहाँ से निकलता है? पाइलोरिक ग्रंथियों से। इसका रंग कैसा होता है? यह हल्का पीले रंग का होता है और इसका नेचर क्या होता है? यह अम्लीय नेचर का होता है। तो आप इसमें इतना याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाओं से HCl निकलता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तो जो आमाशय की ऑक्सिंटिक कोशिकाएं हैं वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। इसका काम होता है जो भोजन के साथ जीवाणु आए हुए हैं उनको नष्ट करता है और आमाशय में जो एंजाइम की प्रक्रिया है उसको तीव्र कर देता है और यह भोजन को अम्लीय बना देता है। क्योंकि यह अम्लीय नेचर का होता है तो भोजन में मिल करके उसको अम्लीय बना देता है। अगला क्वेश्चन है कि आमाशय से निकलने वाले जठर रस में पेप्सिन और रेनिन नामक एंजाइम होते हैं। तो आमाशय से जो जठर रस निकलता है उसमें कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? पेप्सिन और रेनिन, ये आप याद रखिए। पेप्सिन प्रोटीन को खंडित कर पेप्टोन्स में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन जो एंजाइम होता है यह प्रोटीन को खंडित करके पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है। और जो रेनिन एंजाइम है दूध की घुली हुई प्रोटीन को केसिनोज को ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। यानी जो रेनिन होता है यह दूध में पाया जाता है, प्रोटीन केसिनेज यानी दूध में जो प्रोटीन केसिनेज है उसको ठोस प्रोटीन कैल्शियम पैराकैसिनेट के रूप में बदल देता है। पित्त रस
यकृत से स्रावित होता है। पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है। और पित्तरस का नेचर यह क्षारी होता है और भोजन को अम्ली से क्षारी, चूँकि भोजन में HCl मिल जाने से अम्ली हो जाता है, तो फिर यह पित्तरस जा कर के उस अम्लता को क्षारिता में बदल देता है। अग्न्याशय रस 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। अग्न्याशय रस में 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं। कौन कौन सा? पहला है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? यह प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड तथा अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा है एमाइलेज, यह मांड को घुलनशील शर्करा में परिवर्तित करता है। और तीसरा है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या होता है? यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत। छोटी आंत में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। पाचन की क्रिया कहाँ पर पूर्ण होती है? छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवारों से आंतरिक रस निकलता है। इसमें निम्न एंजाइम पाए जाते हैं, यानी जो छोटी आंत होती है वहाँ से आंतरिक रस निकलता है। कौन कौन से? जैसे इसमें एरेप्सिन निकलता है। यह जो शेष प्रोटीन एवं पेप्टोन को अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। जो शेष प्रोटीन बची हुई है और पेप्टोन बचे हुए हैं उन सबको अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। दूसरा एंजाइम है माल्टेज। माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गैलेक्टेज में परिवर्तित करता है। लाइपेज यह इमल्सिफाइड वसाओं को ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड में परिवर्तित करता है। आंतरिक रस क्षारी होता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 2 लीटर आंतरिक रस का स्राव प्रतिदिन होता है। तो याद रखिए, स्वस्थ मनुष्य में आंतरिक रस का स्राव प्रतिदिन लगभग कितना होता है? 2 लीटर होता है। जीभ होगा। जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का, पश्च भाग से कड़वे स्वाद का तथा बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। तो यह याद रखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का पता चलता है? अग्रभाग से। कड़वे भाग का पता पश्च भाग से, और खट्टे स्वाद का बगल के भाग से खट्टे स्वाद का आभास होता है। मनुष्य के दांत गर्तदंती, द्विबारदंती तथा विषमदंती प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के जो दांत होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य का जो दंतसूत्र है, दंतसूत्र क्या है? आप यहाँ पे इतना याद रखिए, 21-23/21 यानी 16/16, एक कुल 32 दांत हो जाते हैं। तो यहाँ पर 2 AICPMM यानी इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये 4 दांत होते हैं। तो इंसाइजर 2 होता है, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 और मोलर 3। कि हमारा जो इनामेल मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है जो दांत की लेयर पर पाया जाता है। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, सबलिंगुअल ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स और पैरोटिड्स ग्लैंड। ये 3 लार ग्रंथियाँ हैं। मनुष्य की लार में 99% जल, 1% एंजाइम होता है। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? टाइलिन और लाइसोजाइम। टाइलिन और लाइसोजाइम ये लार में पाए जाने वाले एंजाइम हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे पाचन कार्य में भाग लेने वाले प्रमुख अंग। पाचन कार्य में कौन कौन से प्रमुख अंग भाग लेते हैं? यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यह प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। अगला है भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को वसा में परिवर्तित कर देता है। तो यह यकृत का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है कि अगर शरीर में वसा की कमी हो जाएगी तो कार्बोहाइड्रेट के कुछ भाग को ही यह
वसा में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है, फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत से ही होता है जो रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। यानी जो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है इसी के कारण ब्लड में थक्का जमता है। जैसे कहीं पे चोट लग गई, खून बह रहा है, तो उसका जो जमना होता है, नहीं तो वह बहता रहेगा। तो जो जमने की प्रक्रिया है, थक्का बनने की प्रक्रिया है, फाइब्रिनोजन के कारण ही होती है। अगर ब्लड में फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन नहीं होगा तो ब्लड का थक्का नहीं बनेगा। और इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को बनाने का काम कौन करता है? यकृत ही करता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है यकृत का हमारे शरीर में। हिपैरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन यकृत के द्वारा ही होता है जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है। और जो हिपैरिन नामक प्रोटीन है यह हमारे शरीर के अंदर ब्लड में रहता है, इसके कारण हमारा जो ब्लड है वो जमने नहीं पाता है। ठीक है, नहीं तो ब्लड जम जाएगा, सर्कुलेशन रुक जाएगा। तो हिपैरिन के कारण ब्लड जमता नहीं है। और हिपैरिन का जो निर्माण होता है वह कौन करता है? यकृत ही करता है। मृत आरबीसी यानी आरबीसी की जो लाइफ स्पान होता है, जीवन काल होता है 120 दिन होता है। 120 दिन बाद एक कोशिकाएं मर जाती हैं, तो मर जाती हैं तो ब्लड में ही रहती हैं, तो उनको मरे हुए भाग को नष्ट करने का काम मृत आरबीसी को नष्ट यकृत के द्वारा ही किया जाता है। अब प्रश्न है हमारा कि यकृत थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन को संचित करके रखता है। यकृत शरीर के तापमान को बनाए रखने में भी मदद करता है। ये भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के प्रकरणों की जांच में यकृत एक महत्वपूर्ण सुराग होता है। तो अगर किसी को जहर देकर के मारा गया है तो अगर उसके लीवर का टेस्ट कर दिया जाए तो कारण स्पष्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पित्ताशय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली है, इसमें पित्तरस एकत्रित होता है। तो पित्तरस कहाँ पर एकत्रित रहता है? पित्ताशय में। इसका आकार नाशपाती के आकार का होता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती क्रिया के द्वारा होता है। पित्त पीले रंग का क्षारीय द्रव होता है जिसका पीएच मान 7.7 होता है। पित्त में जल की मात्रा 85% एवं पित्त वर्णक की मात्रा 12% होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पित्त का कुछ प्रमुख कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है यह भोजन के माध्यम को क्षारीय कर देता है, भोजन में आए हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर देता है, वसाओं का इमल्सीकरण करता है, आंत की क्रमाकुंचन गतियों को बढ़ाता है जिससे भोजन में पाचक रस भलीभांत मिल जाते हैं, विटामिन के एवं वसाओं में घुले अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। अगला है पित्त वाहिनी में अवरोध हो जाने पर यकृत कोशिकाएं रुधिर में बिलिरुबिन देना बंद कर देती हैं लेना। ठीक है, रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं। फलस्वरूप बिलिरुबिन संपूर्ण शरीर में फैल जाता है, इसे ही पीलिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन है अग्न्याशय शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्न्याशय है। और पहली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। यह इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार की ग्रंथि यानी मिक्स नेचर की होती है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस निकलता है जिसमें 9.8% जल तथा शेष भाग में लवण एवं एंजाइम होते हैं। यह क्षारीय द्रव होता है, इसका पीएच मान 7.5 से 8.3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो पीएच के आधार पर हम क्षार और अम्ल का निर्धारण करते हैं, तो कितने पीएच तक का मान अम्लीय होता है, कितना न्यूट्रल होता है और कितना
क्षारीय होता है, ये आप लोग बताएंगे। अगला है, इसमें तीनों प्रकार के मुख्य भोज्य पदार्थ जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं। यानी जो हमारा पित्त रस होता है यह कार्बोहाइड्रेट को भी पचाता है, वसा को भी पचाता है और प्रोटीन को भी पचा सकता है। इसलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा गया है। पूर्ण पाचक रस किसको कहा गया है? पित्त रस को कहा गया है। आप इसको अच्छे से याद रखिए। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होते हैं। एंजाइम मूलतः क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अग्न्याशय का ही एक भाग हैं। इसकी खोज लैंगरहैंस नामक एक चिकित्सा शास्त्री ने की थी। इसके बीटा कोशिका से इंसुलिन, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस कोशिका से इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है? बीटा कोशिका से। अल्फा कोशिका से ग्लूकागान नामक हार्मोन और गामा कोशिका से सोमेस्टोटिन नामक हार्मोन निकलता है। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बैटिंग एवं चार्ल्स वेस्ट ने 1921 में की थी। 1922 में पहली बार लियोनार्ड थॉम्सन को कनाडा में इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की क्रिया को नियंत्रित करता है। इंसुलिन के अल्पस्रावण से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना मधुमेह कहलाता है। इंसुलिन के अतिस्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है। याद रखें, इंसुलिन के अतिस्रावण से यानी अधिक श्रावण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिससे जनन क्षमता एवं दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। ग्लूकान हार्मोन ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। और सोमेस्टोटिन हार्मोन इसका क्या काम है? यह पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, यह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो भोजन के स्वांगीकरण की अवधि को बढ़ाता है। ठीक है, तो यह आज हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार देखिए, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, यहीं से एग्ज़ाम में बनेंगे। तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और इसको, अगर हमारा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है, अगर लगता है कि यह आपके लिए उपयोगी है, तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।